शादी के बाद मेरा बूढ़ा पति मुझे दुबई ले गया और रोज़ जब वह ऑफिस से वापस आता तो उसके चेहरे पर जख्म होते और उसके बैग में औरतों के फटे पुराने कपड़े होते। मैं अपने पति से पूछती तो वह कुछ भी नहीं बताता था। अब रोज़ ऐसा ही होता था। एक दिन पति काम पर गया तो मैं भी उसके पीछे चली गई, लेकिन मैंने पति को जो काम करते देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा बूढ़ा पति तो वहाँ। मेरी शादी एक पढ़े लिखे आदमी से हुई थी। उसकी कंपनी ने उसको दुबई में भेज दिया था। वह दुबई में जॉब करता था। लड़के के बजाय आदमी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वह आदमी मुझसे उम्र में बहुत ही बड़ा था। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उससे इसलिए करवाई क्योंकि वह बहुत पैसे वाला था और दुबई में रहता था। उसने वादा किया था कि शादी के बाद वह मुझे अपने साथ दुबई ले जाएगा। वादे के मुताबिक शादी के बाद पति मुझे दुबई ले गया और वह रोजाना जब काम से वापस आता तो उसके चेहरे पर कुछ निशान होते और उसके बैग में औरतों के फटे पुराने कपड़े होते। एक दिन मैंने अपने पति का पीछा किया तो पति जो काम कर रहा था वह देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो वहाँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत यूं बदल जाएगी और मेरा हर सपना हकीकत में बदल जाएगा। हर लड़की की तरह शादी को लेकर मैंने भी बहुत सपने देखे थे, लेकिन हकीकत की दुनिया मुझे उन सपनों में जीने की परमिशन नहीं देती थी और मैं हमेशा हकीकत की दुनिया में ही रहना पसंद करती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि हम जैसे लोगों का भविष्य भी हमारे बीते हुए कल की तरह मुश्किल और दर्दनाक होती है। मुझे यकीन था कि मैं सारी ज़िंदगी अपनी इसी हालत में रहूँगी, जिस हालत में मैं पैदा हुई थी। लेकिन मेरे पापा हमेशा यही कहते थे कि मेरी बेटी राज करेगी और उसके लिए एक शहज़ादा आएगा। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मेरे बाप की सारी प्रार्थनाएं ईश्वर ने सुन ली और वह सपना जिन्हें देखने से मैं डरती थी, वह सब हकीकत का रूप धारण कर गई। मेरा नाम सुरभि है और मैं 17 साल की होने वाली थी। मैं बचपन से ही गरीबी देखते आई थी और अपने माँ-बाप समेत मैं भी गरीबी से तंग आ चुकी थी। अच्छा खाना, अच्छा पहनना हमारे नसीब में नहीं लिखा था। हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहते थे, लेकिन हमारी कभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी थी। मेरे पापा एक मजदूर थे, जो काम करते थे, रोज़ कमाते थे। उससे हमारा घर बड़ी मुश्किल से चलता था। जैसे ही मैं जवान हुई और मैंने देखा कि मेरे पापा सारी ज़िंदगी मज़दूरी करके बूढ़े हो गए हैं और उनकी कमर झुक गई है, तो मैं भी पापा का साथ देने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में सफाई करने के लिए नौकरी कर ली। हम 4 भाई-बहन थे, जिनमें से 1 भाई था और 3 बहनें थे। सबसे बड़ी मैं ही थी। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और वह मुझे यूँ मेहनत करता देख मेरे सर पर हाथ रखकर अच्छे नसीब की प्रार्थनाएँ करते रहते। ऐसे ही एक दिन पापा की सारी प्रार्थनाएँ ईश्वर ने सुन ली थी और स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर ने मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता भिजवाया, इसके बारे में हम गरीब लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। टीचर की दोस्त मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। वह अपने भाई की शादी मुझसे करवाना चाहती थी, इसलिए वह हमारी गरीबी के बावजूद भी मुझे अपनी भाभी बनाने के लिए तैयार थी। हम जैसे लोगों के घर में अगर बेटी के लिए कोई रिश्ता आए तो ऐसे भी बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन उस वक्त हमारी खुशी आश्चर्य में बदल गई थी जब टीचर की दोस्त अनामिका मैम ने बताया कि उसका भाई दुबई में बहुत ही अच्छी नौकरी करता है और वह शादी के बाद मुझे भी अपने साथ दुबई लेकर चला जाएगा। यह सुनकर तो मेरे माँ-बाप की आंखें खुली की खुली रह गई थी। मेरे पापा ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए ऐसा कोई रिश्ता आएगा। अनामिका मैम ने अपने भाई की तस्वीर और जानकारी हमें दी और कहा कि आप मेरे भाई के बारे में अच्छी तरह जानकारियाँ ले लें, फिर रिश्ता करें। अनामिका मैम के भाई अनुराग की उम्र करीब-करीब 35 साल की थी, जबकि मैं 17 साल की थी। वह दुबई में किसी कंपनी में नौकरी कर रहा था और अनामिका मैम ने बताया था कि वह महीने का 5 लाख रुपए कमाता है। दुबई में तो हमारी कोई जान पहचान भी नहीं थी। पापा कहाँ से कोई जानकारी निकाल पाते, लेकिन यहाँ पर पापा ने अपने जानने वाले लोगों से उस आदमी के बारे में पता किया तो सभी लोगों ने बताया कि अनुराग को तो दुबई गए हुए जमाना हो गया है। अनुराग यहाँ पर था तो बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। बहुत सोच समझकर पापा ने फैसला किया मेरा और अनुराग का रिश्ता तय कर दिया जाए, क्योंकि यह रिश्ता मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। पापा के लिए उम्र का कोई फ़र्क मायने नहीं रखता था और वह कहने लगे कि अनुराग हमारी बेटी को अच्छा खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा, यही हमारे लिए बहुत है और हो सकता है कि इस तरह
मेरी बाकी बेटियों का भी नसीब खुल जाएगा और सब अपनी ज़िंदगी में आराम और तसल्ली का सांस ले सकेगी। अनामिका मैम ने शादी से पहले पापा और हम सबको अपने घर बुलाया, तो हम वहाँ गए तो हमारी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई, क्योंकि अनामिका मैम का घर बहुत बड़ा था। अनामिका मैम बहुत अच्छे व्यवहार वाली लड़की थी। उन्होंने हमें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि हम बहुत गरीब हैं, और वह हमेशा हमें बराबर का दर्जा देती थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे और अनुराग दुबई से शादी के लिए आ चुके थे। अनुराग की आदत और व्यवहार से पापा पहली बार मिलने पर ही इम्प्रेस हो गए थे, बिना कोई जांच किए हुए। अनुराग एक अच्छा और पढ़ा लिखा इंसान था। शादी की रात ही उन्होंने मुझे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया और कहने लगे कि अब तक वह अपनी जिम्मेदारी की वजह से शादी नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें यह बात पता नहीं थी कि उन्हें इस तरह खूबसूरत और कम उम्र की दुल्हन मिल जाएगी। मैं भी अनुराग से शादी करके बहुत खुश थी, और मेरे लिए अब हम दोनों की उम्र का फर्क भी कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि अनुराग ने खुद को एक अच्छा इंसान साबित कर दिया था। अनुराग ने शादी में मेरे पापा को कोई खर्चा नहीं करने देना चाहता था, लेकिन अगले दिन उन्होंने अपने घर पर रिसेप्शन पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी पार्टी रखी थी और मेरे सारे अरमानों को पूरा कर दिया था। मैं हमेशा से ही ऐसी ही शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे सारे अरमान पूरे हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में अनुराग ने मेरे विदेश जाने के लिए सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली और मुझे अपने साथ विदेश लेकर चले गए। मेरे माँ बाप तो हद से ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे उन्होंने मेरे हक में आज तक जितनी प्रार्थनाएं ईश्वर से की थी, वह सबके सब ईश्वर ने सुन ली है। अनुराग ने मेरा ख्याल रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा था, बल्कि वह तो मेरे माँ बाप को भी बहुत इज्जत देते थे। अनुराग दुबई जाकर एक हफ्ते ऑफिस नहीं गए थे, मुझे अपने साथ पूरा दुबई घुमा दिया था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी शानदार इमारतें और होटल कभी नहीं देखे थे। मेरी किस्मत पूरी तरह से बदल गई थी और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ और मेरी आँख खुल जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक हफ्ते बाद अनुराग ने दोबारा से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मैं सारा दिन फ्लैट में अकेली रहती और अनुराग सुबह के गए रात को वापस आते थे। मैं उनके आने से पहले ही घर के सारे कामकाज निपटा चुकी होती थी और अपने घर वालों से भी बातचीत कर लेती थी। मेरे घर वाले मेरी तरफ से पूरी तरह तसल्ली में आ गए थे, बल्कि अब तो मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मेरी बहनों का रिश्ता भी बिल्कुल मेरी ही तरह किसी अच्छे घर में हो जाए। मैं अब एक आराम की ज़िंदगी बिता रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर मैं बहुत आश्चर्य में थी और अनुराग से सवाल नहीं कर पाई थी। उनकी मोहब्बत अभी पहले की तरह ही बिल्कुल वैसा ही था, और वह काम से लौटने के बाद मुझ पर इस तरह अपनी मोहब्बत निछावर करते कि मैं सब कुछ भूलकर उनकी हो जाती। अनामिका मैम भी हमें हमेशा ही फ़ोन किया करती थी। अनुराग ने बताया था कि उनके माँ बाप की मृत्यु के बाद उन्होंने अनामिका मैम की शादी जल्दी ही कर दी थी और खुद वापस दुबई आ गए थे। वह सालों पहले से ही दुबई में रहते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वह भी पहले अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत मुश्किल परेशानी देख चुके थे, और जब वह दुबई आ गए तो उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मुझसे शादी से पहले वह बिल्कुल तन्हाई का शिकार थे, और मुझे अपनाने के बाद तो उनकी तन्हाई ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। अनुराग मेरे साथ बहुत खुश थे और मुझे भी उनमें ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आती थी जिसकी वजह से मैं उनसे कोई शिकायत करती। अनुराग अपनी नौकरी इस तरह कर रहे थे जैसे पहले किया करते थे, लेकिन जो बात मेरे लिए हैरान करने वाली थी वह यह थी कि अनुराग जब भी नौकरी से वापस आते तो उनके चेहरे पर निशान होते। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि उनके चेहरे पर किस तरह के निशान होते हैं। कई दफ़ा मैंने उनसे पूछना चाहा, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देते थे, बल्कि फ़ौरन ही मेरा हाथ थामकर मोहब्बत का इजहार करने लगते। यहाँ तक कि मैं सब कुछ भूल जाती और बात खत्म हो जाती। एक दिन अनुराग नौकरी से वापस आए तो कहने लगे, मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मुझे अनुराग के मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा था। मुझे लगा शायद उनके बैग में होगा जो वह ऑफिस से लेकर आते थे। यही सोचकर मैंने उनका बैग खोला तो यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें औरतों और मर्दों के फटे पुराने कपड़े मौजूद थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग के बैग में इन कपड़ों का क्या काम है, लेकिन मैं डर के मारे जल्दी ही उनका बैग बंद कर दी कि उन्हें यह महसूस ना हो कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ।
लेकिन मेरे दिल में अजीब-अजीब से ख्याल आ रहे थे। अभी तक तो मुझे उनके चेहरे के निशान का ही पता नहीं चल पाया था और अब फटे पुराने कपड़े उनके बैग में देखकर मुझे अजीब-सी बेचैनी में डाल दिया था। अगली सुबह अनुराग फिर से अपने ऑफिस चले गए, लेकिन मैं सारा दिन उनके बैग के बारे में ही सोच रही थी। बहुत सोचने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को जब वो ऑफिस से लौटे और फ्रेश होने के लिए गए, तो एक दफ़ा फिर से मैंने उनके बैग को चेक किया। उनके बैग में आज भी फटे पुराने कपड़े पड़े हुए थे। रात को खाना खाते हुए मेरी नज़रें उनके चेहरे पर पड़ी, तो उनके चेहरे पर आज फिर से ताज़ा निशान पड़े हुए थे। कुछ तो ऐसा था जिससे मैं अनजान थी और इसी बात ने मुझे परेशान करके रखा हुआ था कि अनुराग ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके चेहरे पर निशान लग जाते थे और उन्हें औरतों के फटे पुराने कपड़ों की क्या ज़रूरत थी। अनुराग ने तो यही बताया था कि वह दुबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पर काम करते हैं और उनका रहन सहन पर्सनालिटी भी इस बात की गवाही दे रहा था। लेकिन शायद हकीकत उसके बारे में कुछ और ही बयां कर रही थी। सच जानने के लिए एक रोज़ मैंने उनका पीछा करने का इरादा किया और जैसे ही वह घर से निकले तो मैं भी उनके पीछे निकल पड़ी। कुछ ही देर में वह उस जगह पहुंच गए जहां वह काम करते थे और मैं भी उनके पीछे चलती रही। मैंने नकाब से अपने आप को अच्छी तरह से छुपा रखा था और मैं काफ़ी दूरी पर उनके पीछे चल रही थी। अनुराग एक बड़े से खंडहर में दाखिल हो गया। वह खंडहर एक सुनसान से इलाके में था और वहां पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था। जिस खंडहर में वह दाखिल हुए थे वह बहुत ही अजीब भयावह खंडहर था। मैं भी उनके पीछे कदम उठा रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह जगह खाली पड़ी हुई थी और यहाँ पर मुझे अंदर दाखिल होने से रोकने वाला भी कोई नहीं था। अनुराग को मैंने अपनी मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया था और फिर अनुराग सीढ़ियां उतरते हुए बेसमेंट में पहुंच गए थे। मैंने भी डरते डरते उनके पीछे सीढ़ियों पर कदम रखना शुरू कर दिया था और अंदर का मंजर देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल था। वहां पर बहुत सी लड़कियां और आदमी बंधे हुए थे। उनके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और कुछ के मुंह में तो कपड़ा भी ठूसा हुआ था। अनुराग ने एक आदमी के हाथ खोले और उसके आगे पानी का ग्लास रख दिया, लेकिन उस आदमी ने पानी पीने के बजाय अनुराग पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुमने हम सब के साथ धोखा किया है। मगर अनुराग चुप रहे। फिर अनुराग खुद से पानी पिलाने के लिए उसके करीब हुए तो उसने फौरन ही उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अनुराग उसे बुरा भला कहते हुए गालियां भी दे रहे थे और मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरा पति यह क्या काम कर रहा है। उसने उस बंधे हुए आदमियों को पानी पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सभी पानी पीने के बजाय अनुराग पर ही हमला करने की कोशिश करते और उनकी उस कोशिश का नतीजा ये था कि अनुराग के चेहरे पर उनके नाखून लगते रहते। इस हॉल में पहले से ही उन सभी बंधे हुए आदमियों पर नज़र रखने के लिए 2 आदमी और 2 औरतें मौजूद थे, जो शायद उन बंधे हुए आदमियों की निगरानी पर रखा हुआ था। अनुराग ने उस आदमी से पूछा कि रात को इन लोगों ने हंगामा तो नहीं किया था ना? वह आदमी अनुराग को बता रहा था कि रात भर यहाँ कोई नहीं आया और वैसे भी इस वीरान से खंडहर में हम लोगों के अलावा कोई नहीं आता है। अनुराग कह रहे थे कि इन आदमियों को एक एक करके यहाँ से निकालना है। जब तक हम उनको आगे नहीं पहुँचा देते, इन सारे आदमियों का जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए उन्हें पानी देते रहना। अनुराग ने वहाँ मौजूद पहले वाले आदमी को इशारा किया तो उसमें एक बंधे हुए आदमी का कपड़ा उसके जिस्म से अलग किया और अनुराग को दे दिया, जिसे उन्होंने अपने बैग में डाल दिया और उसको दूसरा कपड़ा पहना दिया। फिर अनुराग के कहने पर एक औरत कुछ लड़कियों को कमरे में ले गई और उनके कपड़े भी बदल दिए गए। उसके बाद अनुराग ने अपने आदमी के साथ मिलकर उन सारे मर्द औरतों को बेहोश किया जिन्हें मजदूर वाले कपड़े पहनाए थे और फिर उन्हें उठाकर ऊपर ले आए और मैं तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। डर के मारे मैं थर थर काँप रही थी। बाहर निकलते ही मैं एक दीवार के पीछे छुप गई और वह लोग उस सबको गाड़ी में डालकर कहीं लेकर चले गए। मुझे आगे क्या करना चाहिए मैं नहीं जानती थी। यह सब आदमी कौन है और क्यों बंधे हुए हैं और मेरा पति उनको बेहोश करके कहाँ ले गया है। मैं मन ही मन रोते हुए सोचते हुए घर लौट आई थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उस जगह जाती और मैं यह भी नहीं जानती थी कि वहाँ कहीं कोई और मौजूद तो नहीं जो उनकी निगरानी पर रखा हो। घर आकर मैं सारा दिन डरी सहमी बैठी रही। इतना तो मैं जान गई थी कि मेरा पति किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करता है, बल्कि वह तो कोई और ही काम करता है। लेकिन जो कुछ मुझे समझ आ रहा था वह मैं चाहकर भी समझना नहीं चाहती थी।
रात को जब अनुराग घर लौटा तो उसके चेहरे पर हमेशा की तरह निशान मौजूद थे और आज मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह निशान कैसे लगे हैं। उसने अपना बैग एक कोने में रख दिया और फ्रेश होने के लिए चला गया। आज भी उसके बैग में फटे हुए कपड़े थे और यह किसके थे मैं अच्छी तरह जानती थी। अनुराग जब फ्रेश होकर बाहर आए तो मेरा चेहरा देखकर पूछने लगे कि सुरभि, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही हो? मैंने आज फिर से अनुराग से पूछा, यह आपके चेहरे पर निशान कैसा है? तो वह हंसकर कहने लगा कि इतना शक क्यों करती हो, काम के बीच कुछ न कुछ लग ही जाता है। मैं अजीब सी नज़रों से उन्हें देखने लगी और उन्हें एहसास हो गया था कि कोई न कोई बात मुझे परेशान कर रही है। उन्होंने मुझे अपने करीब बैठाया और कहने लगे कि सुरभि, क्या बात है? कौन सी बात तुम्हें तंग कर रही है? अनुराग की बात सुनकर मैं अचानक से रो पड़ी और ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें बता दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ कि वह क्या काम करते हैं। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए तो दंग रह गए। उसके बाद जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वह सुनकर तो मेरी पूरी आत्मा तक कांप कर रह गई। अनुराग ने बताया कि वह बहुत साल पहले गैर कानूनी तरीके से दुबई आए थे और यहाँ आकर वह एक ऐसे गिरोह के हाथ लग गए जो गैर कानूनी तौर पर अलग अलग देशों के लोगों से यहाँ काम का लालच देकर बुलाते हैं, फिर गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी साल तक वह लोग ज़बरदस्ती अनुराग से गैर कानूनी काम करवाते रहे। कभी नशे की चीज़ें बिकवाई और कभी लड़कियों को अगवा भी करवाया। अनुराग को उन सारे कामों का पैसा भी मिलता है जो अपने घर भिजवा देते हैं। इस तरह उन्होंने गैर कानूनी कामों में हाथ डाल दिया था, लेकिन यह सब कुछ वह अपनी खुशी से नहीं कर रहा था। और एक दिन जब उन्हें फरार होने का मौका मिला था तब वह वापस फरार होकर इंडिया चले गए। वहां जाने पर अनुराग को पता चला कि उनके घर वालों ने पुराना घर को तोड़कर नया घर बनाना शुरू कर दिया था। वह लोग सब एक ऐसी ज़िंदगी बिताने लगे थे जो कि अनुराग के पैसों की बदौलत थी। और जब अनुराग के घर वालों को पता चला कि वह हमेशा के लिए वापस आ गया है तो उनके घर वाले बहुत नाराज़ हो गए। उनके माँ बाप भी यही चाहते थे कि वह वापस दुबई चला जाए और अपनी नौकरी वैसे ही करे। अनुराग के बड़े भाई ने अनुराग के पैसों से ही अपने लिए एक कारोबार खड़ा कर लिया था और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसा चुका था। अनुराग की बहन अनामिका मैम की जिम्मेदारी अनुराग के सर पर आ गई थी। जैसे ही अनुराग की मां को ब्रेन ट्यूमर हुआ तो अनुराग ने यह फैसला किया कि वह वापस दुबई जाए और फिर से काम शुरू कर दे। लेकिन दूसरी दफ़ा उन्होंने यहाँ आकर एक छोटी सी कंपनी में नौकरी कर ली थी, लेकिन उस कंपनी में इतना पैसा नहीं मिलता था जितना उनके पुराने वाले काम में था। और अब उनके घर वालों को उनके पैसे की आदत हो गई थी और उनकी माँ के इलाज के लिए भी काफ़ी पैसे चाहिए था। एक दिन कंपनी में उन्हें वही आदमी मिला जिसके साथ वह पहले काम करता था। उसने अनुराग को दोबारा अपने साथ काम करने के लिए कहा। अनुराग उसकी बात जल्दी से मान गया और यूं दोबारा से गैरकानूनी काम करने लगा। दूसरे मुल्कों से जानबूझकर नौकरी का झांसा देकर आदमियों को बुलाया जाता था और यहाँ लाकर उन्हें कैद कर दिया जाता था। अनुराग का काम आदमियों की निगरानी करना था और एक एक करके उन्हें आगे पहुँचाना था। यह काम पूरी तरह से गैरकानूनी था और उसे बहुत ही होशियारी से किया जा रहा था। जिस इलाके में उन आदमियों को रखा गया था वह बिल्कुल खाली था और वहाँ कोई आता जाता नहीं था। अनुराग अभी भी पार्ट टाइम कंपनी में ही नौकरी कर रहा था और उनकी यह नौकरी कानूनी थी। वह कहने लगे कि उन्होंने अपनी माँ का इलाज तो करवा लिया, लेकिन कुदरत ने उनके माँ बाप की ज़िंदगी पहले से ही तय कर रखी थी और इलाज के बावजूद भी उनकी माँ की मृत्यु हो गई और फिर कुछ ही दिनों में उनके पापा भी चल बसे। अनुराग ने सोचा था कि माँ के इलाज के बाद वह दोबारा से वापस हिंदुस्तान चले जाएंगे, लेकिन अब हिंदुस्तान जाने के लिए कोई वजह बाकी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहन की शादी भी कर दी थी, इसलिए अनुराग ने दुबई नहीं छोड़ा और अपना काम करता रहा। लेकिन अनामिका मैम अब उन्हें अकेला ज़िंदगी गुजारते नहीं देख सकती थी, इसलिए वह उनके पीछे पड़ गई और उनकी शादी करवाई। अनामिका मैम ने खुद ही मुझे अनुराग के लिए पसंद किया था। अनुराग कह रहे थे कि शहर से बाहर आकर पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन यह बात उनके घर वालों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। और जब किसी के घर से कोई बेटा या भाई जाता है तो उसके घर वाले एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस परदेसी की पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। अनुराग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अनुराग अपनी कहानी सुनाकर चुप हो गए थे और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। यह सोचकर ही मैं कांप उठी थी कि मेरा पति इस तरह गैरकानूनी कामों में मिला हुआ था
मैं एक गरीब घर से ज़रूर थी, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी अपने माँ-बाप को मेहनत मज़दूरी करते देखा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति इस तरह का कोई गैरकानूनी काम करके हमें खिलाए और अपने बच्चों को बड़ा करे। इसलिए मैंने अनुराग से कहा कि मैं आपको इस चीज़ की परमिशन कभी नहीं दूँगी। हम वापस हिंदुस्तान चलते हैं और वहाँ जाकर आप कोई भी नौकरी कर लेना। मैं ज़िंदगी भर कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी, लेकिन ये कभी नहीं चाहूँगी कि हमारी औलाद गलत कामों के कमाए हुए पैसों से पढ़ाई करे और जवान हो। मेरी बात सुनकर अनुराग की आंखों में भी आंसू आ गए थे और कहने लगे कि उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था इस बात की कि मैं उन्हें यहाँ से वापस चलने को कहूँगी। अनुराग कह रहे थे कि वह किसी न किसी बहाने से यहाँ से निकलने के लिए राजी हैं। बस कुछ वक्त का इंतज़ार करना होगा, फिर हम वापस अपने मुल्क चले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने बैग से वह जोड़ी निकालकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके कचरे में फेंक दिए। 1 महीने बाद ही हम सब छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ गए थे और यहाँ आकर अनुराग ने एक दुकान खोल ली। हम लोग आज अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और एक सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे हैं।